तू आज तक यही समझती रही ना हेतल कि तेरी दी तुझे अमेरिका जाके भूल गई, पर ऐसा हो सकता है क्या? मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ हेतल? मैं मजबूर थी, यही मेरी सच्चाई, यही पहलू मैं तुझे आज दिखाना चाहती थी। अब तू ही बता मेरी बहन, अपनी दी की इस मजबूरी को जानने के बाद तू अपनी दी को माफ कर सकती है ना? एक बात बताइए मुझे, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपका हार्ट ब्रेक, आपका सुसाइड, रिहैब, जो कुछ भी, इन सब की वजह कौन है? एक शब्द में जवाब दीजिए। आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ, इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ, आपका हार्ट ब्रेक होने के बाद दिन रात पापा का आपको तड़पते हुए देखना, आपका शादी के मंडप से भाग जाना और पापा की डेथ, आपका अमेरिका चले जाना, खुद की जान लेने की कोशिश करना, रिहैब में बंद रहना, मेरा इस दुनिया में अकेले रह जाना। आप अच्छी तरह से जानती थी कि काका काकी कैसे, फिर भी उनके टॉर्चर के हवाले मुझे कर देना। ये सब जो कुछ भी हुआ हमारी फैमिली के साथ, इन सब की वजह कौन है? एक शब्द में जवाब दीजिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उस इंसान का नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं है ना दी? हमारे पूरे परिवार को उस इंसान ने बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी आप उस पे उसके गुनाहों का इल्जाम लगाने के लिए तैयार नहीं है। आपके उस एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली ने हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन आप आज भी उस इंसान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। आप आज भी उस लड़के की फोटो अपने साथ लेकर घूमती है, उसकी फोटो को सीने से लगाकर रोती है। आप उस इंसान से अभी भी प्यार करती है जिसकी वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। आपकी इसी बात से साबित होता है कि आपके दिल में कभी भी मेरे और पापा के लिए प्यार था ही नहीं। ऐसा मत बोल हेतल, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अगर ये सच नहीं होता ना, तो आप अमेरिका नहीं जाती। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आप अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करती। आप मेरे लिए जीना चाहती, आप मेरे साथ रहती, मेरा ख्याल रखती। याद है बचपन में जब पापा हम दोनों को छोड़कर वर्क ट्रिप पर जाया करते थे, तो पापा ने आपको समझाया था कि तनु, तू हेतल की बड़ी बहन है और बड़ी बहन मां समान होती है, इसलिए तुझे मेरे एब्सेंस में हेतल का अच्छे से ख्याल रखना है। याद है ना दी? तो फिर पापा के जाने के बाद आप पापा की कही हुई बात कैसे भूल गई? मैं आपकी जिम्मेदारी थी, सिर्फ 16 साल की थी मैं। आपने मुझे क्यों नहीं संभाला? क्यों नहीं रुकी मेरे साथ? बोले। कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? मैं आपको जवाब देती हूँ। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस धोखेबाज लड़के से प्यार करने के बाद आपके दिल में मेरे और पापा के लिए प्यार खत्म हो गया था। उस इंसान के अलावा आपकी जिंदगी में किसी की कोई अहमियत नहीं थी, मतलबी बन गई थी आप। आपका हार्ट ब्रेक, आपका एक्स बॉयफ्रेंड, आपकी तड़प, इन सब चीजों के अलावा आपकी लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट था ही नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही था और ऐसा ही है। आप मतलबी थी और आप आज भी मतलबी है। आज इतने वक्त बाद आप मेरे पास आकर अपनी तकलीफों का रोना रो रही है। आपका सुसाइड, आपका रिहैब, ये सब कहानी सुना रही है। लेकिन क्या आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि आपके एब्सेंस में मैं किस दौर से गुजरी? क्या आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि आपके और पापा के जाने के बाद मुझे किस टॉर्चर से गुजरना पड़ा? हेतल, वो रिहैब से निकलने के बाद मैंने तेरे सारे लेटर्स पढ़े थे, तभी मुझे पता चला कि काका काकी के बाद तेरे साथ किस तरह का बर्ताव। नहीं दी, उन लेटर्स में तो मैंने ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं था। यहाँ जो मेरे साथ हुआ वो आज मैं आपको बताती हूँ।
आपके और पापा के जाने के बाद मैंने जो झेला वो तो आप सपने में भी नहीं सोच सकती है दी। कलमुही बेशरम, तू भी अपनी बहन की तरह मुंह काला करके भाग जाएगी। अरे खून ही गंदा है तेरा। मत मारो काकी प्लीज। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। पड़े रहे भूखी प्यासी अंधेरे में। मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज। ओहो, राजकुमारी को गर्म पानी से नहाना है। ठंड लग रही है हाँ? लगता है दिमाग पे बहुत गर्मी चढ़ रही है। अभी बर्फ के पानी से दिमाग ठंडा करती हूँ राजकुमारी का। साइन करती है या इस खौलते हुए रॉड से जलाऊं अभी? बोल। नहीं काकी, प्लीज काकी, ऐसा मत करो काकी प्लीज। ये मेरे पापा का घर है, ये मुझसे मत छीनिए प्लीज। लगता है तू जलने के बाद ही साइन करेगी। निरंजन, निरंजन, निरंजन। क्या हुआ भैया? इतनी जोर से दरवाजा क्यों ठोक रहे थे आप? क्या कर रहा था तू? सो रहा था ना तू? बोल, सो रहा था ना तू अभी तक? नहीं भैया, मैं तो सुबह ही उठ गया था। वो तो कुछ काम नहीं था करने को और खाली बैठा हुआ था तो दोबारा आंख लग गई। मगर भैया इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? दोबारा आंख लग गई तेरी। बस तू यही कर, इस कोठरी में पड़ा रहे, सोता रहे तू। वहां तेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, तू यहाँ सोते रहे इस कोठरी में। क्या हुआ है भैया? माँ हाथ धो के पीछे पड़ी है रीता को एक्टर बनाने के लिए। पूरा हुलिया बदल के रख दिया है उसका। हाँ मुझे पता है भैया, मैंने रीता के मेकओवर के बाद की पिक्चर्स देखी हैं। ओह, तो तूने पिक्चर्स देख लिए फिर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हाँ? मगर भैया रीता तो मेकओवर के बाद और भी अच्छी लग रही है और वो दोबारा अपने एक्टिंग करियर को शुरू करने जा रही है। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है भैया? बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि रीता अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने जा रही है। तुझे खुशी हो रही, लेकिन अब जो होने जा रहा है ना, वो सुनकर तेरी ये खुशी ना तकलीफ और गुस्से में बदल जाएगी। क्या होने जा रहा है भैया? रीता को एक एड फिल्म मिली है। अरे भैया, ये तो और भी खुशी की बात है। पर तू जानता है उस एड फिल्म में रीता को क्या करना होगा? कैसे कपड़े पहनने उस एड फिल्म में? आप मुझे बोलेंगी कि मैं ऐड के लिए हाँ कर दूं तो मैं कर दूंगी। अब बता, कितनी खुशी हो रही है तुझे ये जानकर कि तेरी बीवी ऐसे कपड़े पहनकर एड फिल्म करने वाली है, पूरी दुनिया देखेगी टीवी पर। आप परेशान मत होइए भैया, मुझे यकीन है कि माँ रीता को ऐसे कपड़े पहनने की परमिशन ही नहीं देगी। माँ अलाउ ही नहीं करेगी रीता को। भूल जा, माँ का कोई भरोसा नहीं है आज की डेट में। माँ रीता को सपोर्ट करने के चक्कर में ना अंधी हो चुकी है, कुछ भी कर सकती है वो। ये अपने ब्रांड को बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं। आज तक जिस भी मॉडल ने इनके साथ में काम किया है ना, उसे कोई ना कोई फिल्म जरूर मिली है। अगर मैं ये काम नहीं करना चाहती तो क्यों मैं इतनी मेहनत से ऑडिशंस देती? जिस दिन तुमने रीता को ऐसे कपड़ों में एड फिल्म करने की इजाजत दे दी ना, वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे अम्बे माँ, कैसी दुविधा में फंस गई हूं। तो अब आप ही बताइए भैया, मुझे क्या करना चाहिए? तुझे यहाँ पर सोते नहीं रहना चाहिए, अपने परिवार को जाकर संभालना चाहिए तुझे, और क्या। मगर आप तो जानते हैं ना भैया कि रीता मेरी बात सुनेगी नहीं और माँ मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी। तो आप ही बताइए ना कि मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, कुछ मत कर। अब तू ही हिम्मत हार चुका तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो होता है होने दे, यहाँ ही पड़ा रहे तू, रोज खाना लाकर दूंगा मैं तुझे। अरे भैया भैया प्लीज ऐसे अधूरी बात छोड़ के मत जाइए। तो क्या करूं मैं? यहां बैठ के तेरे रोने वाली दास्तान सुनूं?
हाँ, माँ मुझसे बात नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मुझे घर से निकाल दिया है। ये सिर्फ बहाने हैं निरंजन। तू यहाँ पर बैठा बैठा अपनी मजबूरियां गिनते रहे और वहां रीता और माँ अपनी मनमानियां करते रहेंगे। अच्छा भैया, एक मिनट प्लीज बैठे भैया, प्लीज। देखिए भैया, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं, मगर भैया आप मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश करिए ना। ये सच है भैया, ये सच है कि रीता के उल्टे सीधे कपड़े पहनना किसी एड फिल्म के लिए मुझे भी पसंद नहीं है। मगर मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? किस मुंह से जाके रीता से बात करूं? अगर मैं उसे अभी फोन करूंगा भैया तो वो मेरा फोन ही नहीं उठाएगी, और अगर उठाएगी भी तो उल्टा सीधा मतलब निकाल लेगी उस बात का। आपको तो याद है ना भैया कि पिछली बार उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने दोबारा बच्चों से मिलने की कोशिश की तो वो डिवोर्स के लिए फाइल कर देगी। भैया मैं रीता और बच्चों को खोना नहीं चाहता। वो तो रीता ने इसलिए कहा था क्योंकि तुमने बच्चों को पिकअप किया था स्कूल से बिना किसी को पता, है ना? अरे नहीं भैया, बात बच्चों की कभी थी नहीं, बात रीता के गुस्से की थी। मैं रीता को बहुत अच्छे से जानता हूं भैया। उस वक्त उसके सर पर गुस्से का भूत सवार था, इसलिए रीता ने वो धमकी दी थी। भैया रीता गुस्से में उल्टे सीधे फैसले ले सकती है, लेकिन एक बार जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो वो मोम की तरह पिघल भी जाती है। इसलिए मैं सिर्फ उसके गुस्से के शांत होने का इंतजार कर रहा हूं। निरंजन देख, ये जो तूने गलती की है ना, बहुत बड़ी गलती है। रीता का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। जरा सोच, एक सेकंड के लिए सोच, अगर उसने वो एड फिल्म कर ली ऐसे कपड़े पहनकर तो क्या होगा? क्या करेगा तू? हाँ? हमारे दोस्त यार, फैमिली में कोई नहीं जानता कि तुम लोग अलग हो इस वक्त। अरे और तो और हमारे गुजराती समाज में किसी को नहीं पता, सबको लगता है तुम लोग एक साथ हो। जब सब लोग ये ऐड देखेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सब तुझे ही फोन करेंगे ना, तब तेरी कितनी बेइज्जती होगी, सोच। भैया बेइज्जती सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे परिवार की होगी ना। फिर माँ ये बात क्यों नहीं समझ रही है? वो रीता को रोकती क्यों नहीं है? मैं तुझे पहले ही समझा चुका हूं निरंजन, माँ से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। वो सिर्फ रीता की साइड ले रही है और कुछ नहीं। माँ से कोई उम्मीद मत रख। अब जो भी करना है ना, वो तुझे ही करना है। नहीं भैया, जो करना है वो माँ को ही करना है, क्योंकि रीता इस वक्त सिर्फ माँ की ही बात सुनेगी, मैं जानता हूं। तो ठीक है, तू एक काम कर, तू माँ से बात कर, उन्हें समझाने की कोशिश कर। वो मेरी बात तो नहीं सुन रही है इस वक्त। वो जब से तेरे सर पे चोट लगी है, माँ वैसे ही तेरी तरफ थोड़ा पिघल गई। शायद वो तेरी बात मान ले। कोशिश कर निरंजन, तू समझा माँ को। दिन रात मेरे काका काकी के ताने सुने। काकी कहती थी मेरी बड़ी बहन लड़के के चक्कर में घर से भाग गई और अपने बाप की कातिल बनी। उनका मानना था कि मैं भी अपनी बड़ी बहन जैसी हूँ और मैं भी वैसे ही करूंगी। दिन रात मुझे काकी ताने सुनाया करती थी कि मैं भी लड़कों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मुझे गंदी गंदी गालियां दिया करती थी। मुझसे दिन रात काम कराया करती थी। काम में अगर जरा सी भी गलती हो जाती ना थी, वो मुझे बहुत मारती। कलमुही बेशरम, तू भी अपनी बहन की तरह मुंह काला करके भाग जाएगी। अरे खून ही गंदा है तेरा। मत मारो काकी प्लीज। मुझे पेट भर के खाना भी नहीं देती थी वो। काकी का कहना था कि अगर पेट भर खाना मिलेगा तो मैं भी आप ही की तरह लड़कों से दोस्ती करूंगी और उल्टी सीधी हरकतें करूंगी। इसलिए मेरे अंदर की उल्टी सीधी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए मुझे भूखा पेट सुला दिया करती थी। जब काकी का टॉर्चर सहना बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो मैं पापा के फोटो एल्बम को सीने से लगाकर रोती रहती। लेकिन काकी से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन काकी ने मेरे हाथ से हमारे फैमिली एल्बम छीन लिए। पापा की सारी फोटोज, हमारी सारी फोटोज, सब कुछ छीन ली
और उन सारी फोटोज को मेरे आंखों के सामने जला दिया। मैं काकी से गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दी उन्हें फिर भी मुझ पे तरस नहीं आया। तभी तो आज मेरे पास ना ही हमारी फैमिली की, ना ही हमारे पापा की एक भी फोटो है। आपको याद है दी, मुझे अंधेरे से कितना डर लगता था। बचपन से मैं कभी अकेली नहीं सोती थी। आपको पता है, काकी मुझे किचन में जमीन पर अकेले सुलाया करती थी। मुझे बहुत डर लगता था। मैं डर के मारे चुपके से किचन की लाइट्स ऑन करती थी। लेकिन एक दिन काकी किचन में आ गई और उन्होंने मुझे लाइट ऑन करके सोते हुए पकड़ लिया। भरी नींद में उन्होंने मुझे लात मारकर जगाया और फिर बहुत मारा और फिर अंधेरे स्टोर रूम में मुझे बंद कर दिया। पूरे 2 दिन मैं उस स्टोर रूम में भूखी प्यासी बंद थी। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। पड़े रहे भूखी प्यासी अंधेरे में। काकी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज। सर्दियों में काकी मुझे ठंडे पानी से नहलाने को मजबूर करती, मुझे गीजर भी यूज नहीं करने देती थी। एक दिन बहुत ज्यादा सर्दी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने काकी से रिक्वेस्ट की कि काकी प्लीज मुझे गीजर यूज करने दीजिए। तो उन्होंने गुस्से में फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल दिया और फिर वही फ्रिज से निकले हुए ठंडे पानी से नहाने को मजबूर किया काकी ने। ओहो, राजकुमारी को गर्म पानी से नहाना है। ठंड लग रही है, हाँ? लगता है दिमाग पे बहुत गर्मी चढ़ रही है। अभी बर्फ के पानी से दिमाग ठंडा करती हूँ राजकुमारी का। पूरे 2 साल मैंने काकी के उस टॉर्चर में निकाली थी। और फिर मैं जब 18 साल की हुई तो काकी ने मेरा सिग्नेचर लेकर हमारा घर हत्या लिया। आपको पता ही थी, मेरे सिग्नेचर लेने के लिए काकी ने मेरे साथ क्या हरकत की? साइन करती है या इस खोलते हुए रॉड से जलाऊं अभी? बोल। नहीं काकी, प्लीज काकी, ऐसा मत करो काकी, प्लीज। ये मेरे पापा का घर है, ये मुझसे मत छीनिए, प्लीज। लगता है तू जलने के बाद ही साइन करेगी। साइन करती है या इस खोलते हुए रॉड से जलाऊं अभी? बोल। नहीं काकी, प्लीज काकी, ऐसा मत करो काकी, प्लीज। ये मेरे पापा का घर है, ये मुझसे मत छीनिए, प्लीज। लगता है तू जलने के बाद ही साइन करेगी। आप मुझे अपने निशान दिखा रही थी ना दी, वो निशान जो खुद आपने अपने आप को दिए। लेकिन मेरे साथ काकी ने ये किया, मुझे जलाकर, मुझे मारकर मेरे सिग्नेचर्स ले लिए और हमारा घर बेच दिया। और फिर उन्होंने मुझे उनके घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात मैं घर के बाहर बारिश में भीगती हुई खड़ी रही, लेकिन काका काकी को मुझ पे कोई तरस नहीं आया। पूरी रात उस बारिश में भीगते हुए मैं रोती रही और मन ही मन में आपको पुकारती रही और कहती रही कि प्लीज दी, आप वापस आ जाइए। It's me too against the world. आकर अपनी हीतल को बचा लीजिए। लेकिन नहीं, आप वापस नहीं आई। बस उस दिन मैंने फैसला कर लिया था that we two against the world
सिर्फ एक झूठ था, एक दिखावा था। सच तो सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उस लड़के से प्यार किया है। मुझसे और पापा से तो कभी प्यार किया ही नहीं था। और उस लड़के से मैं नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। जितनी नफरत मैं उस लड़के और उसके परिवार से करती हूँ, उतनी ही नफरत मैं आपसे भी करती हूँ। इसलिए दोबारा मेरे पास मत आइएगा और मुझसे किसी भी प्यार या अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद मत रखिएगा, समझिए आप? हेतल, हेतल मेरी बात सुन हेतल, 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 हेतल रुक हेतल।